स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में अपन ये प्रश्नावली 8 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो नया आपके सिलेबस जितना आया है उस हिसाब से अभी इस प्रश्नावली में ये 2-4 सवाल बाकी है, लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि उसमें वो एक लाइन लिखी हुई थी कि इसमें जो है नॉर्मल 30, 45 और 60 डिग्री के कोण के ही जो क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें ये नीचे वाले जो मिक्सअप है ना इन सबका, वो मुझे नहीं लगता आएंगे और 1-2 सवाल बाद में कर भी लेंगे अभी, ठीक है। पहले अपन उसकी नए जो सिलेबस आया है संशोधित वाला उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो नया सिलेबस आया है अभी शनिवार शुक्रवार को, उसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं। देखो, जो 40% आपका सिलेबस कम हुआ है वो हर प्रश्नावली में से, मुझे पहले से ही मैंने बोल दिया था, बच्चे पूछते भी सही क्या प्रश्नावली हटा देंगे पूरी, तो पूरी प्रश्नावली कभी भी नहीं हटा सकते और ये मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि बिना त्रिकोणमिति पढ़े, बिना ज्यामिति पढ़े, बिना बीजगणित पढ़े आप 10th पास नहीं कहला सकते हो। वो तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब वो थोड़ा मैटर कम पढ़ना पड़ सकता है, वो ठीक है। जैसे दोस्तों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हटा दिया क्या जोड़ दिया, आप उसके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं वो बॉक्स के अंदर, उसमें देखो तो सही एक बार। त्रिकोणमिति में लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुपात, पूरक कोणों के अनुपात। और ये प्रश्नावली याद करो, अपन ने पढ़ी नहीं है 90 - थीटा वाली, और पढ़ी भी है तो मैंने जल्दी से ख़त्म कर दी थी। ये प्रश्नावली 7.2, ठीक है। और 7.2 मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, और इसको हटा भी दिया उन्होंने, प्रश्नावली 7.2। ऐसे ही जितना मुझे ध्यान रहा है उस सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखो, आपको पहले बुक से ही बताता हूँ। इसके अंदर ये देखो, संख्या पद्धति पूरी हटा चुके हैं, प्रश्नावली 2 बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा संख्या पद्धति, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको 6th क्लास से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने सोचा कि इसको पढ़ाने की 10th क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलजेब्रा के अंदर देखो, वैदिक गणित में तो कुछ हटा भी पढ़ी भी नहीं है पन्ने में, बता दूंगा कितना क्या पढ़ना है इसमें। बीजगणित लेकिन पढ़ चुके हैं अपन, पूरी पढ़ चुके हैं। और तो इसके अंदर भी जो लास्ट के क्वेश्चन थे ना, याद करो, वो सर्वसमीका वाले बीजगणित में प्रश्नावली 3 के अंदर, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे ना, जिनमें ज़्यादा बड़े फॉर्मूले लगे हुए थे, ये एक तो ये भाग देना तो उसने कम कर ही दिया पूरा, इसको करना ही नहीं है आपको, ये भाग देने वाली पूरी प्रश्नावली नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये देखो इधर शून्यांक का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना है आपको कि शून्यांक, ये देखो शून्यक वाला तो उसने लिख रखा है, शून्यक तो आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए। गुणांकों में संबंध है ना, और एक द्विघात का गुणांकों में समय, ये देखो प्रश्नावली ये पढ़नी नहीं है आपको पूरी 3.3, इसकी नहीं करनी तैयारी, इसकी बोला उसने पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये अभिव्यक्तिकर, ये साफ लिख रखा अभिव्यक्तिकर सिलेबस में है अभी नए वाले में, इसको करना ही पड़ेगा आपको। गुणांकों में इनमें संबंध जरूरी है, ठीक है। ऐसे प्रश्नावली जो अपनी अगली है, ये एलसीएम वगैरह ये नहीं पढ़ने आपको, इसका मना किया है। और रेखीय समीकरण के अंदर देखो, ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए सब कुछ टेबल, बस आपको नहीं तो कौन सा चलेगा, असमीकाएं। पूरी प्रश्नावली 4.2 नहीं पढ़नी है, हटा चुके हैं इसको, असमीकाओं का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, तो ये नहीं पढ़नी है हमें। अब प्रश्नावली 5 की बात करें तो प्रश्नावली 5 में केवल एनवां पद बोला है, मतलब 5.2, इसका मतलब 5.3 हटा दी, इन पदों का योगफल की बात नहीं करी उन्होंने, इसको हटा दिया है पूरा, पूरी 5.3 नहीं आएगी आपके। अगला देखो, त्रिकोणमिति में से तो बहुत कम हटाया, देखो त्रिकोणमिति में से भी जो हटाया मैं बता देता हूँ, ये तो पूरी आएगी। प्रश्नावली 6.1 तो बोला उसने कि 45, 30, 0 सारे कोण 60, 90 सबके इनका त्रिकोणमिति, लेकिन इनका एक दूसरे में जो संबंध होता है ना, उसकी मना की है। जैसे साइन को कोस में बदल सकते हो आप, कोस को साइन में बदल सकते हो, इस तरीके से जो संबंध होता है ना बीच का, वो संबंध हटाने की बोल दिया उन्होंने, संबंध वाले सवाल नहीं आएंगे, कहने का मतलब ही हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली तो पूरी आएगी 6, तो इनके बीच का संबंध हटाया, बस ये वाला संबंध इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्रश्नावली 7 में से भी ये संबंध हटा दिया सरसमीकाओं में से, है ना। जैसे साइन को साइन में बदलना है तो साइन आ जाए, लेकिन साइन की वैल्यू जो है कोट के रूप में क्या होती है, तो ये 1/√1 - कोट स्क्वायर होती है, तो ये चीज़ हटवा दी उन्होंने, ये संबंध नहीं पढ़ना है आपको। और ये संबंध देखो सवाल भी थे अपने, ये लिखा हुआ है ना,
थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में चेंज कीजिए। इसका मतलब क्या है, सभी को सेक में चेंज करना है, मतलब सभी साइन को सबको सेक में लाना है। इसका मतलब ये संबंध व्यक्त कर रहा है, ये संबंध नहीं आएगा आपके, लेकिन ये सरसमीकाएँ पूरी आएगी, इनका बिल्कुल भी मना नहीं किया उसने, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन छुड़वा दिए संबंध वाले। और प्रश्नावली 8 अपन पढ़ ही रहे हैं, ऊंचाई और दूरी कुछ भी नहीं छुड़वाया इसके अंदर। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन आएंगे, बस इतना ध्यान रख लेना आप। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी पेड़ वो आंधी वाला क्वेश्चन आ सकता है, पेड़ वाला, या किसी कोण को देके मीनार की ऊंचाई पूछी जा सकती है, सीढ़ी की लंबाई पूछी जा सकती है। बस इजी सा एक ही त्रिभुज बनेगा और ज़्यादा भी नहीं, इजी सा क्वेश्चन डाल देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अभी पढ़ेंगे अपन, इसके बाद यही स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, सिर्फ दूरी सूत्र पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। जो दूरी सूत्र होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ये रहा, ये x2 - x1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बस आपके सिलेबस में। कहने का मतलब है 9.1 है। m1 m2 वाले जो फॉर्मूले हैं ना, उसकी मना कर दी। देखो यहाँ से अंत विभाजन लिख रहा है ना, ये कब है, 9.1 खत्म होने के बाद। ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंत विभाजन, ये पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। ये बिल्कुल 9.3 बिल्कुल नहीं पढ़नी आपको, लिखा हुआ है उसमें विभाजन सूत्र 9.2, और ये नहीं पढ़ना कुछ भी। ज्यामिति में तो क्या है, सब टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका अभी समझ में नहीं आएगा आपके कुछ भी कि कौन सा हटा दिया कौन सा नहीं हटाया। ठीक है, ये तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे अपन जब देखेंगे, समरूपता वगैरह सब में ये एक एक टॉपिक वाइज दे रखा है उसमें। ज्योमेट्री में से नहीं हटाया जाता कुछ, कम हटाया है ना। और एक रचनाओं वाली प्रश्नावली भी आएगी अभी, 11 के बाद आएगी वो। ये 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, पूरी ज्योमेट्री है। रचनाओं वाली में सिर्फ बाह्य बिंदु से, ये देखो ये आने वाली है रचना वाली, ये तो और तो ईजी है, 2-4 थ्योरम हटा देंगे इसमें तो बस। ये देखो रचना है ना, प्रश्नावली 14। अब इसके अंदर से भी सिर्फ है ना, एक तो ये विभाजन जो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, बनाते थे ऐसे, ये इसने नीचे बनाया, अपन ऊपर बनाया करते थे ऐसे, इस तरीके का अंतोपार्जन करते हैं। एक लाइन को 2:3 में बांटो, इस तरह सवाल करते थे, 9th क्लास में भी था ये वाला। ऐसे यूँ बना के इसको नाप लो, फिर उतना ही चाप इधर काट दो, करते थे अपन ये। तो ये वाला तो है टॉपिक, है ना, एक दी हुई लाइन को और अनुपात दे रखा उसमें बांटो। और दूसरी बात, बाह्य बिंदु से दे रखा है, ये बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना। अब ये किसी 2-3 तरीके से होती है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन इसके अंदर और भी सवाल बनते थे। एक वृत्त के अंदर अंतःवृत्त, परिवृत्त, इस तरह का बनाने का, वो सब हटा दिए। अभी मैं बताऊँ, देखो आगे आएंगे। ये बाह्य बिंदु वाला तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन वो ये देखो ये रहे, ये जो है ना, अब ये अंतःवृत्त है, इधर से ये परिवृत्त है, ये सब हटवा दिए, ये नहीं आएंगे कुछ भी। बस यहाँ तक, ये पूरा टॉपिक यहाँ से ही गायब है, इधर उधर का पढ़ना है आपको बस इसमें। तो इस रचना वाली प्रश्नावली में सिर्फ 2 सवाल आएंगे, एक तो किसी भी लाइन को दिए गए अनुपात में बांटना, और दूसरा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचना। कभी यूँ खिंचवाएगा वो, है ना, कभी इधर से खिंचाएगी, वो सब मैं बताऊँगा फिर आगे देखो प्रश्न, ये वृत्त और क्षेत्रफल, इसमें सिर्फ देखो, इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इसके अंदर। क्या फ़ायदा हुआ है इसमें, सिर्फ वो आपसे वृत्त पढ़वा रहा है, वृत्त का एक तो एरिया और इसका पैरामीटर, परिधि, बस 2 ही चीज़ें दी है। अब देखो इसमें याद करो, अपन वो भी पढ़ते थे यूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड रहता है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सब हटवा दिए। अब देखना ये कितनी छोटी प्रश्नावली हो चुकी है। ये 2 यहाँ तक तो है, ये रहा, ये त्रिज्यखंड लिख रहा ना, वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्त के क्षेत्रफल, ये सब हटवा दिया यहाँ से, वृत्तखंड सब हटवा दिया है। बस आपको 15.1 ही पढ़नी है, मतलब ये है, ठीक है ना। हाँ, इसकी 15.2 हटा दी बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं आएगा इनमें से। ये देखो सब जगह आंतरिक कोण, चाप की लंबाई हटा दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हटा दिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिखंड का क्षेत्रफल लिख रहा है ना, ये वृत्तखंड त्रिज्यखंड सब हटवा दिया है, उसमें लिखा हुआ है सब हटाया गया हमें। ये कुछ भी नहीं पढ़ना इधर, 5.3 भी नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, वरना ये सवाल बहुत हार्ड पढ़ते हैं। ये पत्तियों का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल पूछते हैं जो। प्रत्येक क्षेत्रफल और आयतन में शंकु को पूरा हटा दिया है, उसमें से देखना आप, उसमें लिखा हुआ है सब शंकु को हटा रखा है, तो बस यहाँ तक ही रहेगा, ये बेलन तक चलेगा। शंकु को यहाँ से शंकु को हटवा रखा है,
खैर इसमें तो एक ही बात है, वो तो शंकु को हटाया नहीं हटाया एक ही बात है। और एक और वो हटा दिया, एक आकृति को ठोस को पिघला के दूसरे में बदलना। आता था ना क्वेश्चन कि छोटे छोटे ऐसे घनाभ आकार के डिब्बे हैं, धातु के गोले, उनको पिघला के एक बड़ा घन बनाया जाता है, इसकी भुजा ज्ञात करो। तो एक आकृति से दूसरी आकृति में चेंज करने वाले सब क्वेश्चन खत्म। एक जेसीबी ने गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को इधर बनाया तो इस तरीके का ढेर बन गया। तो इस केस में कहता था कि आयतन समान रहेगा, क्योंकि इसी की मिट्टी से ही तो ये ढेर बन रहा है। ये सब सवाल कैंसिल करवा दिए उन्होंने। एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसका एक टंकी के अंदर चौकोर टंकी में पानी डाला जाता है, कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। इस तरीके के सारे सवाल खत्म, क्योंकि ये एक आकृति को दूसरी में बदलने वाले सवाल है। इस तरीके के सवाल इसमें से हट जाएंगे सारे ही। ठीक है, तो देखो उन्होंने ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबने देखा ही होगा, बहुलक को हटाया बिल्कुल इसमें। ये बहुलक पूरा फिनिश है एकदम, कुछ भी नहीं आएगा बहुलक में से, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा छोटा सा भी। ठीक है ना। तो अब देखो सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें हटाई है जिनको नहीं भी पढ़ोगे आप तब भी 10 पास हो जाओगे और आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर पूरी प्रश्नावली को हटा दे, ट्रिग्नोमेट्री पूरी हटा दोगे, तो फिर जब बाकी आगे कंपटीशन एग्जाम हुआ, या आप 10 पास कैसे कहला जाओगे? आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं है, आपको ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। इस वजह से उन्होंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है, जो कचरा था ना बस वही हटाया है। पढ़ना तो है आपको सब कुछ, बस जो कचरा था ना कि जिसको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, वो कचरा हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब देखो अपन वापस अपनी प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 8 मैंने बोल दिया वो ख़त्म हो चुकी है। उसके लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बाकी थे तो उनको रहने दो, अभी इतने कठिन आने भी नहीं अपने, मैंने बता दिया। एक सीधा सा एक त्रिभुज में से ही पूछेगा वो अभी। ठीक है, तो मैं शुरुआत में अपने जो है प्रश्नावली 9 को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसका वो बता देता हूँ, और मैं बता चुका हूँ प्रश्नावली 9 में सिर्फ 9.1 ही पढ़नी है। ये अंतर्विभाजन के सारे सूत्र हटा दिए इसने ना, वरना आप m1 m2 x2 x1 x2 ही करते रहते हैं इसमें, आधों को समझ में नहीं आता। अब सिर्फ 2 ही सूत्र बचा है बस। ठीक है, तो चलो दूरी सूत्र पढ़ते हैं इसमें। प्रश्नावली 9 की जो बेसिक डिटेल है वो तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, मतलब 9th क्लास में भी पढ़ी अपन ने सब, कि इस तरीके से 2 अक्ष होते हैं। ये जो चीज़ें इसमें टाइम वेस्ट करने से मेरे ख्याल से ज़्यादा, फिर भी मैं बता रहा हूँ है ना। नाम लिख देता हूँ एक बार, प्रश्नावली 9 का निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये ऐसे ही 2 अक्ष होते हैं, इसको y पॉजिटिव और इसको y नेगेटिव बोलते हैं। सब लोग जानते हैं, इसको x पॉजिटिव इसको x नेगेटिव जानते हैं। ये मूल बिंदु होता है, इसको O बोलते हैं। जब इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर बढ़ते हैं हम तो x का धनात्मक मान आता है, तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो y का धनात्मक मान आता है। जब इधर लेफ्ट में चलते हैं क्षैतिज लाइन में तो x का ऋणात्मक मान आता है, और जब नीचे की तरफ चलते हैं तो y का माइनस वाला मान होता है। सब लोग जानते हैं इस चीज़। अब इसमें क्या सीखने लायक है, देखो वो देखो आगे क्या आएगा। हमने 9th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि किसी भी बिंदु, जैसे मान लो एक पॉइंट दे रखा है, तो इसका आप इधर से और इतनी दूरी चल के स्थिति बता देते हो। जैसे ये 4 चलनी पड़ी है 3, तो आप कह दोगे इसके कोऑर्डिनेट है 4,3। या आपसे कोई बिंदु दे दिया कि 2,3 बताओ किस जगह होएगा, तो आप यहाँ से ये 1 ये 2 और 1 2 3 ये यहाँ पॉइंट लगा दो कि ये रहा 2,3। इस तरीके से पॉइंट लगाते थे। और आपके भी अभी फ़िलहाल तो पहले दूसरे क्वेश्चन तक तो यही है। देखो शुरू के जो क्वेश्चन है ना उनमें तो यही है कि इन पॉइंटों को बताओ कौन सा कहाँ है। ये प्रश्नावली 9। ठीक है, अब देखो PQRS के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो P देखो, P का सबसे पहले x का मान लिखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मान, है ना। P के कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, P यहाँ लिखता हूँ। P कहाँ आ रहा है देखो, 1 2 3 बीच में आ गया, फिर 4 फिर 5 बीच में आ गया। इसका मतलब x पे तो कितना चलेगा 5, और y पे कितना चल रहे हैं देखो 1 फिर 2 फिर 3, 2 और 3 4 के बीच में क्या आएगा 3, तो y पे कितना चलेंगे 3। ये लो P के कोऑर्डिनेट क्या है 5,3। ओके, ठीक है ना। P के कोऑर्डिनेट आ गए 5,3। अब अगला देखो, अगला है अपना Q को देखो, Q किस जगह है, Q ये रहा, Q यहाँ पे Q। ठीक है, अब इस Q में देखते हैं, पहले x वाला मान चलो। x में इधर चलेंगे तो -4 आए, फिर ऊपर चलो कितना चलना पड़ रहा है 6, तो -4 और +6।
तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस के तो 4 और प्लस के 6। बस कोऑर्डिनेट ही तो बताने, निर्देशांक ही बताने। ये देखो तो -4 और 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आया अपने आर ये रहा, इस जगह आर है तो क्या एक्स पे चलेगा पहले, तो इधर से आए तो 2 के बाद -3 तो ये हो गया, और नीचे कितना चल रहे हो माइनस के 2 पे मिल रहा है। इसका मतलब आर बराबर आ जाएगा माइनस के तो एक्स में 3 और वाई में -2। आगे एस का देख लो, देखो एस कहाँ से आएगा, पहले एक्स में चले तो प्लस का 1 और नेगेटिव में इधर वाई में कितना आया -5, 4 के बाद -5। तो एस के लिए प्लस में तो चले आप एक्स में 1 और वाई एक्स पे कितना चल रहे हैं अपन -5। बस ये कोऑर्डिनेट ही बताने हैं आपको इसमें, ठीक है, ये बता दिया अपन ने कोऑर्डिनेट। आगे देखो, निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित करने का वही वाली बात है, यहाँ आलेखित दे रखा था तो हमने पॉइंट बता दिए। अब जब पॉइंट है तो आलेखित कर देंगे 1,2, यहाँ से ये 1,2 वाई का मान 2 1 2 वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर अगला -1 और 3, तो यहाँ से देखो -1 क्योंकि यहाँ तो 2 आ रहा है तो -1 और 3 वाई में पॉजिटिव में 3, तो 1 2 3 यहाँ बीच में आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा ये, ठीक है। तो बस इस तरीके से पॉइंट लगाना है आपको, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना, और कुछ पूछना हो तो फिर ग्रुप में मैसेज करो।